गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल मार्केट के लिए। ओके, तो देखिए, जब हम मार्केट में देखते हैं तो कई सारी बिजनेस एंटिटीज मार्केट में वर्क कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं अपने वर्क को, बिजनेस को। और जब हम उनके नेचर को देखते हैं तो बिजनेस कई सारे नेचर के होते हैं। जैसे कोई एक सोल प्रोप्राइटर है, कोई फर्म पार्टनरशिप है, या कोई बिजनेस हो रहा है एच के जैसे, या कोई बिजनेस हो रहा है एज अ कंपनी के जैसे। ठीक है, किसी भी बिजनेस को अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए इनिशियल लेवल में रिक्वायरमेंट जो पैसा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कैपिटल। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा जिससे कंपनी या कोई बिजनेस स्टार्ट होगा उसको बोला जाता है क्या? कैपिटल। अब अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एच की बात करें तो यहाँ इस कैपिटल का अरेंजमेंट ये अपने लेवल पर करते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट एक ह्यूज अमाउंट या ह्यूज लेवल पर होता है, और वो इन्वेस्टमेंट किसी एक या दो पर्सन कर पाए ऐसा उनके बस की बात नहीं होती है। इस कारण से कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को, मतलब कंपनी की कैपिटल मान लेते हैं ये है, और उस कैपिटल को कंपनी कई सारी छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लेती है, और इन छोटे छोटे से पार्ट को बोला जाता है क्या? शेयर। और शेयर ये ऑफर किए जाते हैं कॉमन पीपल को। कॉमन पीपल जब ये शेयर परचेस करता है तो बनता है क्या? शेयर होल्डर। और जो वो पैसा देता है कंपनी को, कंपनी उसे यूज करती है एज अ कैपिटल। तो जिस मार्केट में ये पार्ट या ये शेयर इशू होते हैं उसको बोलते हैं शेयर मार्केट, या उसी मार्केट को बोल दिया जाता है क्या? कैपिटल मार्केट। कैपिटल इसलिए क्योंकि कंपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड अरेंज कर रही है, और वो फंड एज अ कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। तो एक ऐसा बाजार जहां पर कंपनियां अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शेयर को इशू करती हैं, उस मार्केट को या उस बाजार विशेष को बोलते हैं क्या? कैपिटल मार्केट। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है एक ऐसा बाजार जहां व्यापारिक संरचना के अंतर्गत कई सारी व्यापारिक संरचनाएं हैं। जैसे मैंने यहां पर आपसे डिस्कस किया, व्यापारिक संरचनाओं के अंतर्गत कंपनी, मतलब फॉर्म किसका होगा? कंपनी। कंपनी का व्यापार अपने लिए दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म फंड के लिए, लॉन्ग टर्म फंड से मतलब होगा कैपिटल, लॉन्ग टर्म फंड के लिए, फंड की व्यवस्था के लिए शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड इशू करती है, उस बाजार विशेष को बोलते हैं क्या? कैपिटल मार्केट, या बोलते हैं पूंजी बाजार। ओके, तो एक ऐसा बाजार जिसमें कंपनियां मार्केट में जाकर के शेयर को इशू करती हैं, और शेयर के माध्यम से जो पैसा कलेक्ट करती हैं वो उनके लिए कैपिटल होगा, और उस पैसे से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि पूंजी बाजार को, कैपिटल मार्केट को अध्ययन में सुविधा की दृष्टिकोण से हमने दो भागों में विभाजित किया है। मतलब कैपिटल मार्केट डिवाइड हुआ है टू पार्ट में। एक है गिल्टिस कैपिटल मार्केट, और सेकेंड वन है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। तो गिल्टिस कैपिटल मार्केट को हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए लिखा है, गिल्टिस कैपिटल मार्केट को हम इस तरह से जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसमें जो सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब जो प्रतिभूतियां होती हैं, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो उनके दीर्घकालीन प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं, या विकास की जो उनकी परियोजनाएं होती हैं, और उनमें अगर उन्हें पैसे की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो वो कॉमन मैन के बीच में या मार्केट में जाकर के सिक्योरिटीज को इशू करती हैं। ओके, जिस मार्केट में ये सिक्योरिटी इशू होती हैं उस मार्केट को बोलते हैं गिल्ट इज कैपिटल मार्केट, या बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सरकार समय समय पर अपने दीर्घकालीन एवं विकास परियोजनाएं, जैसे कि हाईवे हाईवेज का निर्माण उन्हें करना है, या रेलवे प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, ओके, रोड्स बनाने हैं, और इसके लिए अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट कॉमन पीपल से क्या कर सकती है? फंड रेज कर सकती है। और जिस मार्केट में फंड रेज होंगे उस मार्केट को बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, या गिल्ड एज कैपिटल मार्केट। ठीक है, यहाँ पर फंड जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, और साथ साथ में फंड जो होंगे वो रिस्क से फ्री होंगे, क्योंकि यहाँ फंड कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कम हो, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क से क्या होगा? फ्री होगा। ओके,
चलिए आगे हम देखते हैं और देखते हैं कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट या निगम प्रतिभूति बाजार, या ऐसा बाजार जिसमें लिमिटेड कंपनियां मार्केट में इशू करती हैं क्या, शेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। और लिखा है निगम प्रतिभूति बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जहां प्रतिभूतियां, अब प्रतिभूतियों को यहां आप जानिएगा किस नाम से, शेयर के नाम से। शेयर लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपनी पूंजी व्यवस्था हेतु जारी किए जाते हैं। मतलब कंपनियां कई तरह की होती हैं, लेकिन उनमें जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो लिमिटेड कंपनियां ही शेयर मार्केट में आकर के शेयर को इशू कर सकती हैं कॉमन पीपल के बीच में। तो लिमिटेड कंपनी अपने फंड की अरेंजमेंट के लिए मार्केट में आकर के शेयर को इशू करती हैं। ओके, अब इस बाजार को, जो ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटी वाला मार्केट है, इस मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट वो हैं, नंबर 1 प्राइमरी कैपिटल मार्केट और नंबर 2 है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो प्राथमिक पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें कंपनियां पहली बार, मतलब कोई एक कंपनी अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम न्यू शेयर या फ्रेश शेयर या फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लेकर कॉमन पीपल के बीच में आती है। ओके, वो कॉमन पीपल को ऑफर करती है कि आप अगर इन शेयर को परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर लीजिए, और जो आप हमें पैसा देंगे वो हम एज अ कैपिटल अपने बिजनेस में यूज करेंगे, और अगर आप इन शेयर को परचेस करते हैं तो आप हमारी कंपनी के बनेंगे क्या, शेयर होल्डर। जितने रुपए के आप शेयर खरीदेंगे उतने परसेंट से या उतने रुपए से आपको हम देंगे क्या, अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग या ऑनरशिप। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह एक ऐसा बाजार है जिसमें लिमिटेड कंपनियां पहली बार अपने शेयर को जारी करती है, मतलब फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है कॉमन पीपल या पब्लिक के बीच में। इस बाजार में जो शेयर उपलब्ध होते हैं वो पहली बार कंपनी द्वारा आम जनता को खरीदने के लिए ऑफर किए जाते हैं। नया शेयर आम जनता तक पहुंचाने या खरीदने के लिए इसमें 3 चरण होते हैं। मतलब जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है, इस मार्केट की प्रोसेस को फर्दर हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 पब्लिक इशू, नंबर 2 राइट इशू और नंबर 3 प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब अगर एग्जाम में आता है कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो है, उस प्राइमरी कैपिटल मार्केट की प्रोसेस या कॉमन पीपल तक शेयर पहुंचाने के लिए कंपनी किन किन स्टेप को फॉलो कर सकती है, तो उसमें हमें बताना है 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 होता है पब्लिक इशू, नंबर 2 होता है राइट इशू और नंबर 3 होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आइए एक एक करके हम इनका डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है सार्वजनिक निर्गमन। जैसे लिखा है सार्वजनिक मतलब पब्लिक, कॉमन पीपल के बीच में बिना किसी से भेदभाव किए हुए कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करती है कॉमन पीपल के बीच में। मतलब जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो सीधे कंपनी से एप्लीकेशन करके शेयर को परचेस कर सकता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, पहली ही लेवल पर है। पब्लिक मतलब कॉमन पीपल के बीच में, आम जनता के बीच में। और शेयर क्या कर रही है, कंपनी ऑफर कर रही है। तो लिखा है इस निर्गमन प्रक्रिया में कंपनी सीधे तौर पर आम जनता को अपने अंशों का निर्गमन करती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर इस निर्गमन की एक विधि है या प्रक्रिया है। ओके, अब देखिए सेकंड देखते हैं और इसमें लिखा है राइट इशू। तो देखिए जैसे क्या होता है, कंपनी एक बार में ही सारे शेयर मार्केट में इशू नहीं करती है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी का कैपिटल है 5 लाख। ओके, ये कंपनी का क्या हो गया, कैपिटल। और कंपनी ने कहा कि हमारे एक शेयर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 रुपीज की होगी। तो इस तरह से कंपनी के जो टोटल शेयर हैं वो कितने हो गए, 50,000। ठीक, अब कंपनी ने कहा कि अभी हम सिर्फ आईपीओ से 25,000 शेयर क्या करेंगे, मार्केट में इशू करेंगे। तो कंपनी आईपीओ लेकर आई है, और कितने का आईपीओ लेकर आई है, 25,000 शेयर का आईपीओ लेकर आई है। ठीक, फर्दर कंपनी को ऐसा लगता है कि अब हमें और शेयर मार्केट में शेयर इशू करना चाहिए, या हमें फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो अभी देखिए टोटल शेयर कितना था, 50,000 का, लेकिन कंपनी ने शेयर इशू किया है कितना, 25,000 शेयर इशू किए हैं। तो कंपनी ने कहा कि एक काम करते हैं, 15,000 शेयर और मार्केट में हम क्या करते हैं, इशू करते हैं। लेकिन अब इन 15,000 शेयर में हम पहले ऑफर उन शेयर होल्डर को देंगे या उन पर्सन को देंगे जो ऑलरेडी हमारे क्या हो चुके हैं, शेयर होल्डर हो चुके हैं।
मतलब कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं या ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, उन्हें यह ऑफर दिया जाएगा कि हम ये जो नए शेयर लाए हुए हैं, अगर आप इन शेयर को परचेस करना चाहते हैं तो पहले आप परचेस करिए, फर्दर हम किसी और को इन शेयर के लिए ऑफर करेंगे। ओके, तो देखिए पढ़ते हैं। निर्गमन की इस विधि या इस प्रक्रिया में कंपनी अपने वर्तमान मतलब एग्जिस्टिंग जो अभी शेयर होल्डर हैं, शेयर धारकों को अर्थात जो पहले से शेयर होल्डर हैं उन्हें शेयर जारी करती है। इसको बोलते हैं हम क्या, राइट इशू। ओके, आगे देखते हैं निजी निर्गमन। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे ये 50,000 का पूरा क्या है, लॉट है एक कंपनी के पास शेयर का, तो कंपनी ने कहा कि भाई 25,000 शेयर हम जो है आईपीओ से लेकर जाएंगे, 15,000 शेयर हम लेकर जाएंगे राइट इशू से, और रिमेनिंग जो शेयर हैं वो हम प्राइवेटली या निजी तौर पर चुने हुए ग्रुपों को या इन्वेस्टर्स के ग्रुप्स को हम ऑफर कर देंगे। मतलब ये शेयर हम कॉमन पीपल के बीच में लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जो सिलेक्टिव हमारे इन्वेस्टर हैं हम उन्हें ये क्या करेंगे, प्राइवेटली ऑफर करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, निजी निर्गमन। ओके, तो हमने ये देखा अब तक के डिस्कशन में कि कंपनी एक मार्केट से क्या करती है, कैपिटल को अरेंज करती है, उस मार्केट को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। यहाँ फंड के जो अरेंजमेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कंपनी चलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए फंड के यहाँ पर अरेंजमेंट होते हैं। इस मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नंबर 1 गिल्टिस कैपिटल मार्केट और नंबर 2 कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। गिल्टिस कैपिटल मार्केट जो है वो होता है किसके लिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के लिए, और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज जो होता है वो होता है कंपनी के लिए। फिर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है प्राइमरी कैपिटल मार्केट और एक है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। फिर हमने प्राइमरी कैपिटल मार्केट को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक है आईपीओ, एक है राइट इशू और एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं और ये देखते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट या द्वितीयक पूंजी बाजार। ओके, देखिए जैसे एक कोई पर्सन है ए, है ना, और उसने क्या किया कि आईपीओ से एक किसी कंपनी XYZ लिमिटेड के कितने शेयर परचेस कर लिए, 1000 शेयर परचेस कर लिए, और 1 शेयर की वैल्यू जो थी वो थी 10 रुपीज़। तो इस तरह से उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है 10,000 रुपीज़ का। कुछ समय बाद उसको ये लगता है कि मुझे ये शेयर लॉस दे रहा है, या मुझे ये शेयर अब बेच देना चाहिए, या इस शेयर का जो प्राइस है वो अब इससे आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो ये चाहता है कि मैं ये शेयर क्या कर दूं, सेल कर दूं। लेकिन अब ए जो है वो बन चुका है कंपनी का शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर ही कंपनी के एक्चुअल में क्या होते हैं, ऑनर। तो जब अगर हम बात करते हैं ऑनर की, किसी बिजनेस से अगर ऑनर ही चला जाएगा तो उस बिजनेस को चलाएगा कौन, है ना। बात थोड़ा यहाँ समझने की है कि ये एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, और ऑनर ही अगर बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा, बिजनेस से बाहर चला जाएगा, तो उस बिजनेस को रन कौन करेगा। तो इस तरह से ए को कभी भी शेयर बेचने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये यहाँ ये महसूस करेगा या ये सोचेगा कि मैंने XYZ कंपनी का जो शेयर लिया है उस शेयर को लेके मैं फंस चुका हूं, या मुझे ये शेयर परचेज नहीं करना था, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग शेयर को सेल करने का ऑफर कंपनी नहीं दे रही है। ओके, तो देखिए ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने आईपीओ से शेयर खरीदा है या प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदा है, और वो अगर अपने प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग शेयर को सेल करना चाहते हैं, तो एक व्यवस्था हमारे कैपिटल मार्केट में ये दी गई है कि अगर कोई एक पर्सन ए है और वो अपने प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग किसी दूसरे पर्सन से शेयर क्या करना चाहे, सेल या परचेस करना चाहे, तो वो कर सकता है। जैसे XYZ लिमिटेड का शेयर है और ए चाहता है कि मैं इसको सेल कर दूं, और उसी टाइम पर बी चाहता है कि मैं इसको परचेस कर लूं, तो इन दोनों के बीच में शेयर को क्या करा दिया जाएगा, एक्सचेंज करा दिया जाएगा। ओके, और जब ये शेयर एक्सचेंज होगा तो इस शेयर का नाम हो जाएगा क्या, स्टॉक। ओके, तो एक ऐसा प्लेस जहां पर शेयर एक्सचेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आईपीओ से खरीदा गया शेयर कभी भी कंपनी शेयर होल्डर से वापस नहीं लेगी, लेकिन
उसको वो एक्सचेंज कराने की व्यवस्था दे देगी। और जिस मार्केट में या जहां पर ये एक्सचेंज होगा उस पर्टिकुलर मार्केट को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब देखिए आईपीओ में शेयर फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। इस कारण से जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनको बोला जाता है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, क्योंकि यहाँ पर शेयर का ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो ए और बी के बीच में सेकेंड टाइम हो रहा है। मतलब सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में वो ही प्रतिभूतियां कार्य करेंगी जो कि आईपीओ में इशू हो चुकी हैं, और अपने अपने प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग एक्चुअली में वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सेल और परचेज तो उसका हो चुका है प्राइमरी कैपिटल मार्केट में, लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअल जो हो रहा है, बोलते हम हैं सेल हो रहा है और परचेज हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में हो रहा है क्या, एक्सचेंज अपने अपने प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो द्वितीयक बाजार पढ़ते हैं इसको। देखिए इस बाजार में कंपनियों द्वारा पूर्व में जारी किए गए, मतलब पहले जो शेयर इशू किए गए थे, पूर्व में जारी किए गए शेयर विनिमय होते हैं, मतलब अपनी प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, या ये व्यवस्था उन्हें मिलती है। अर्थात यह बाजार निवेशकों को यह सुविधा उपलब्ध कराता है कि जो उन्होंने प्राइमरी मार्केट से शेयर परचेस किया है और अपने प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग अगर वो इस शेयर को बेचना चाहते हैं, तो वो किसी पर्सन से या कोई पर्सन उसे खरीदना चाहता है, तो दोनों लोग आपस में उसे सेल और परचेज कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। इंडिया और इंडिया के अलावा जहां भी शेयर मार्केट की व्यवस्था है और जहां पर स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट हैं। या हम यूं समझ सकते हैं कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट मार्केट होता है आईपीओ का या प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो दुनिया भर के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया को इंक्लूड करते हुए वो सारे के सारे हैं क्या, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ओके, अब देखते हैं इंडिया के कुछ स्टॉक एक्सचेंज हैं और उन स्टॉक एक्सचेंज को हम बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं इंडिया का सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट है, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज है, और वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। बीएसई की स्थापना हुई है 1875 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है वो है दलाल पथ, मतलब एक रोड है जिसको बोला जाता है दलाल पथ या दलाल स्ट्रीट। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दलाल स्ट्रीट पर किसका हेड ऑफिस लगा हुआ है या किसका हेड ऑफिस है, तो हमें बताना है कि दलाल स्ट्रीट पर हेड ऑफिस है किसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अब इसका एक इंडेक्स है जिसको सूचकांक बोलते हैं, तो इंडेक्स है सेंसेक्स, और सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। बीएसई का जो सूचकांक सेंसेक्स है ये 30 कंपनियों के इंडेक्स से मिलकर बनाया जाता है या बना है। बीएसई भारत ही नहीं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। ओके, अब बीएसई को इंडियन कैपिटल मार्केट का कहा जाता है क्या, बैरोमीटर, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बैरोमीटर है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, देखिए सेकंड नंबर पर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई है 1992 में, जब बीएसई पर बहुत ज़्यादा भार हुआ या बीएसई ट्रेडिशनल वे में काम कर रहा था, तो उस समय ऐसा महसूस किया गया कि जब इतने सारे इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगाने को तैयार हैं, तो एक हमें नई व्यवस्था देनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, जो वो आसानी से कहीं कहीं से भी हो, मतलब भारत में वो कहीं भी हो और वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर पाए। तो एक कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने की उस समय आवश्यकता हुई, तो 1992 में इंडिया का पहला कंप्यूटराइज्ड एक स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया, किसके नाम से, एनएसई के नाम से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित हुआ। इसका हेड ऑफिस भी मुंबई में है। इसका इंडेक्स जो है वो है निफ्टी 50, और इसमें 50 कंपनियों के स्टॉक्स जो होते हैं शामिल होते हैं। निफ्टी की शुरुआत 1996, मतलब ये जो निफ्टी 50 की शुरुआत हुई है वो ये 1996 से। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो लिस्टेड होने वाली कंपनियां हैं, मतलब जिनके शेयर यहाँ से एक्सचेंज हो सकते हैं, उनके लिए एक मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट रखा गया है कि जिन कंपनियों का कैपिटल मिनिमम 3 करोड़ रुपीस होगा वो यहाँ पर अपने को लिस्टेड करा सकती हैं। ट्रांजेक्शन का जो डेट टाइम डिसाइड किया गया है वो है 15 डेज, मतलब
जो आपने शेयर आज खरीदा और उसका फाइनली सेटलमेंट जो होगा वो 15 डेज के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। तो टी प्लस टी मतलब ट्रांजेक्शन और 15 डेज के अंदर ये सेटल हो जाएगा। यह देश का पहला कंप्यूटरीकृत मतलब कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। एमजे फेरवानी समिति ने सिफारिश दी है किसके संबंध में? एनएसई की स्थापना के संबंध में। तो याद रखना है एनएसई की स्थापना एमजे फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई है। थर्ड नंबर स्टॉक एक्सचेंज है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है वो किसका होता है? कमोडिटीज का। ओके, तो मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज और इसको इन शॉर्ट बोलते हैं एमसीएक्स। इसकी स्थापना हुई है नवंबर 2003 में, मुख्यालय है मुंबई में। यहाँ पर कारोबार होता है कमोडिटी और डेरिवेटिव्स का। 28 सितंबर 2015 को एमसीएक्स को सेबी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। आगे देखिए फोर्थ नंबर हम देखते हैं, और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं OTCEI। मतलब जो छोटी कंपनियां हैं, लघु पूंजी वाली, स्मॉल कैपिटल वाली कंपनियां हैं, और अगर वो अपने शेयर्स को एक्सचेंज कराना चाहती हैं, लिस्टेड कराना चाहती हैं, तो वो करा सकती हैं कहाँ पर? OTCEI में। मतलब जो स्मॉल कैपिटल वाली कंपनीज के लिए एक व्यवस्था भारत में दी गई है OTCEI के द्वारा। इसकी स्थापना हुई है 1990 में, हेड ऑफिस है मुंबई में। OTCEI के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। ओके, अब लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना इसलिए की गई है जो छोटी कंपनियां होती हैं उनके शेयर को यहाँ पर क्या किया जा सके? लिस्टेड किया जा सके। जो कंपनियां यहाँ पर शेयर लिस्टेड कराएंगी उनकी कम से कम कैपिटल होनी चाहिए 30 लाख रुपए, चुकता पूंजी होनी चाहिए। और यहाँ ट्रांजेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो है ट्रांजेक्शन प्लस 7 डेज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अन्य बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ कि अहमदाबाद, देखिए सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, वो है 1875। उसके बाद अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज आया 1894 में, उसके बाद कलकत्ता और उसके बाद मद्रास में। ठीक है, वर्तमान समय में 22 स्टॉक एक्सचेंज मतलब 22 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कार्यशील हैं या कार्य कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ओके, तो सेबी का डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये सेशन काम का होगा और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस सेशन से या इस लेक्चर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।